नमस्कार, मेरा नाम है अनिल कुमार यादव और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश में नेताओं से लेकर जनता तक को संशय में डाल दिया है। हालिया संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में प्रचंड जीत मिली है, तो वहीं उसके उलट पंजाब में दोबारा सरकार बनाने का सपना देख रही कांग्रेस के सपनों पर पानी फिर गया है। कांग्रेस ही क्यों, उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे अखिलेश यादव के पैरों तलों से तो मानो जमीन से खिसक गई हो। हालिया संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो इसने कई लोगों के सपनों को धराशायी कर दिया था, तो कई लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया था। उम्मीदें सिर्फ नेताओं की नहीं टूटी थी, उम्मीदें जनता की भी टूटी थी। जिस भाजपा की रैलियों में जनता जाने से कतराती थी, वहां उसने वोटों का अंबार लगा दिया। देश के प्रधानमंत्री जिन्हें कहते हुए रैलियां रद्द करनी पड़ी कि मौसम खराब है, जबकि देखा जाए तो उस दिन उस शहर का मौसम खिला खिला सा था। देश के गृह मंत्री को यह कहना पड़ा कि ये रोड शो तो गया, तो क्या जो जनता रैलियों और रोड शो में नहीं गई, क्या उसने दिल खोल के भाजपा को ही वोट दिया? सवाल उठता है कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर था, क्या किसानों ने अपने 700 साथियों की शहादत को भुला दिया? क्या जनता ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को भुला दिया? क्या जनता के लिए महंगाई का कोई मोल नहीं रहा? क्या छात्रों के लिए बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं था? क्या छात्रों ने अपने ऊपर पड़ी लाठियों को भुला दिया? इतना ही नहीं, चुनाव से पहले जिस लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटा ने अपनी थार से किसानों को रौंद डाला था, उसी लखीमपुर खीरी में चुनाव के बाद परिणामों में भाजपा ने विपक्ष को रौंद दिया। बेशक इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 10 मार्च 2022 को डिक्लेयर किए गए हों, लेकिन इनकी पटकथा 2014 में ही लिखी जा चुकी थी, जब हमारे देश के माननीयों ने मीडिया के शोर शराबे के बीच इसे अन्ना के आंदोलन का प्रभाव और मोदी की लहर मानकर आंख बंद करके स्वीकार कर लिया था। उन्होंने इन परिणामों को स्वीकार किया, इतना तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने इन परिणामों की आदत जो डाल दी, वह इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो गई। दरअसल भ्रष्टाचार की आड़ लेकर के अन्ना जो आंदोलन कर रहे थे, उसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना कभी था ही नहीं। वास्तव में अन्ना का आंदोलन मरीज विहीन एक ऐसा एम्बुलेंस था, अन्ना का आंदोलन मरीज विहीन एक ऐसा एम्बुलेंस था जो सायरन सिर्फ इसलिए बजा रहा था ताकि उसके पीछे चल रही गाड़ियों को रास्ता मिल सके, क्योंकि उस एम्बुलेंस का ना अपना कोई उद्देश्य था, ना कोई गंतव्य था। और जैसे ही उसके पीछे की गाड़ियों को रास्ता मिल गया, वह एम्बुलेंस गैराज में खड़ा हो गया। सवाल खड़ा होता है कि क्या यह जनता का फैसला था? यह एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि जिन चुनाव में प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ तक नहीं आई, गृह मंत्री को अपना रोड शो छोड़ करके जाना पड़ा, जहां जनता ने इतना विरोध किया, फिर वहां वोट कहां से आया? खैर, विपक्ष ने इन परिणामों को स्वीकार किया। वैसे स्वीकार तो 2017 में भी किया था। अखिलेश यादव ने 2017 का चुनाव हारने के बाद कहा था कि वो 2012 की अपेक्षा अधिक वोट पा करके हारे हैं, लेकिन इससे आगे न उन्होंने सोचने की जहमत उठाई, न समझने की कोशिश की, और परिणाम एक बार फिर 2022 के रूप में उनके सामने आया। खैर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। विपक्ष ने इन परिणामों को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन कब तक स्वीकार करते रहेंगे? कभी तो अपने हार की समीक्षा भी करेंगे। दरअसल इन चुनाव में विपक्ष नहीं हारा है, इन चुनावों में देश की जनता हारी है, प्रदेश की जनता हारी है। ये चुनाव ऐसे वक्त हुए थे जब लोगों ने गंगा में बहती अपने को लाशें देखी थी, लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद दिया गया था, अभी चंद दिनों पहले ही छात्रों पर बर्बर तरीके से लाठियां पड़ी थी। ऐसी स्थिति में जब जनता प्रधानमंत्री की बात सुनने तक को तैयार नहीं थी, तो वोट कहाँ से दे देती? लेकिन बावजूद इसके परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में रहे। दरअसल ये परिणाम बेशक 2022 में आए हैं, लेकिन इनकी पटकथा 2014 में ही लिखी जा चुकी थी। और यदि 2014 के चुनाव परिणामों की तुलना 2009 से करें तो तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती। मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने तो 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर थी, लेकिन यदि गौर से देखें तो बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ गोरखपुर में ही ये 2014 में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वोट वृद्धि समाजवादी पार्टी की अधिक हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को 2009 के मुकाबले 2014 में मात्र 1,35,971 वोट अधिक मिले थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 1,43,285 वोट अधिक मिले थे। इससे साफ हो जाता है कि मीडिया में जरूर मोदी की चर्चा रही है, लेकिन धरातल पर जनता ने वही किया जो उसका दिल चाहा। तो वहीं यदि कांग्रेस की सबसे प्रतिष्ठित सीट रायबरेली की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को 2009 के मुकाबले यहाँ पर 2014 में 45,692 वोटों का नुकसान हुआ था, तो कांग्रेस को 44,944 वोटों का फायदा हुआ था। यानी एक तरह से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के जो वोट कम हुए थे वही कांग्रेस को डाइवर्ट हो गए थे।
लेकिन यदि वोट वृद्धि की बात की जाए तो 2009 के 6,66,648 वोटों के मुकाबले 2014 में यहाँ पर 8,25,136 वोट पड़े थे। और ये देखा जाए तो जो वोट वृद्धि हुई 1,58,488 वोटों की, उसमें से 1,48,277 वोट अकेले बीजेपी को गए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प परिणाम तो अमेठी के थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2009 में मिले मात्र 37,570 वोटों से 2014 में 3 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई। समाजवादी पार्टी इस सीट पर कॉन्टेस्ट नहीं कर रही थी। बीएसपी को 36,281 वोटों का नुकसान हुआ था, कांग्रेस को भी 55,544 वोटों का नुकसान हुआ था। लेकिन अगर इन दोनों नुकसानों को भी जोड़ दिया जाए तो बीजेपी की जो वोट वृद्धि थी वह असाधारण थी। मात्र 37,570 वोटों से 3 लाख के आंकड़े को पार करना कोई साधारण बात नहीं थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अमेठी में ही 37,000 से 3 लाख तक का सफर तय करती है। यदि उत्तर प्रदेश के ही देवरिया में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2009 में मिले 1,78,110 वोटों से 2014 में 4,96,500 वोटों के आंकड़े तक पहुंच जाती है। और यदि प्रमुख विपक्षी दलों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 53,736 वोटों का नुकसान हुआ था, तो वहीं समाजवादी पार्टी को मात्र 807 वोटों का नुकसान हुआ था। लेकिन इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को 11,225 वोटों का फायदा भी हुआ था। चूंकि इस सीट पर 2009 की तुलना में 2014 में 2,56,034 वोटों की वृद्धि हुई थी। लेकिन इस पूरी वोट वृद्धि को देखा जाए तो इसमें से न सपा को कोई फायदा हुआ न कांग्रेस को, और पूरी की पूरी वोट वृद्धि जो है वो बीजेपी के खाते में गई। देवरिया की ही तरह ये बात करें सलेमपुर की, तो देवरिया में जहां समाजवादी पार्टी को 2009 के मुकाबले 2014 में 807 वोटों का नुकसान उठाना पड़ा था, तो वहीं सलेमपुर में उसे 24,274 वोटों का फायदा हुआ था। बहुजन समाज पार्टी जो कि देवरिया में 11,225 वोट अधिक प्राप्त की थी, उसे सलेमपुर में उसे 15,217 वोटों का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि सलेमपुर में 2009 में भाजपा और जेडीयू का ज्वाइंट उम्मीदवार था, जिसे 89,612 वोट मिले थे 2009 में, लेकिन वहीं 2014 में उसे 3,92,213 वोट मिले। यानी कि देवरिया की ही तरह सलेमपुर में भारतीय जनता पार्टी को 3 लाख से भी अधिक वोटों का फायदा हुआ। तो वहीं यदि गोरखपुर से सटे बांसगांव के संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो वहां जिस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था वह थी कांग्रेस, जिसे 25,757 वोटों का नुकसान हुआ था 2009 की तुलना में 2014 में। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी को फायदा हुआ था। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2009 की तुलना में जहां 20,505 वोट अधिक मिले, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को 58,219 वोट अधिक मिले। और इन 58,219 वोटों के सहारे बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2009 में मिले 2,23,011 वोटों के आंकड़े को पार करके 2,28,443 पर पहुंच गई। लेकिन यहां तो कयामत तब हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के वोट 2,23,000 से बढ़ के सीधा 4,17,959 तक पहुंच गए 2014 में। बहुजन समाज पार्टी के सदर प्रसाद कहां तो 2,28,000 के आंकड़े को छू करके भाजपा को हराने का सपना देख रहे थे, लेकिन शायद उन्हें सपने में भी नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी 2 लाख से 4 लाख के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। अमेठी, देवरिया, सलेमपुर के बाद महाराजगंज में बीजेपी ने महाप्रलय मचा दिया। 2009 में मिले 1,73,041 वोटों को काफी पीछे छोड़ते हुए 2014 में 4,71,542 पर जा पहुंची। ऐसा लगता था मानो अन्ना के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर महाराजगंज में ही हुआ था। कांग्रेस अपने पिछली बार के 3,05,474 वोटों के मुकाबले मात्र 57,193 पे सिमट गई और उसे 2,48,281 वोटों का जबरदस्त नुकसान सहना पड़ा। कांग्रेस के इन 2,48,281 वोटों में से समाजवादी पार्टी 1,07,372 वोट लूट गई, तो वहीं बीएसपी 49,238 वोटों को ले गई। यह सच है कि महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी 2009 में उसे मिले 1,73,041 वोटों के आंकड़े को काफी पीछे छोड़ते हुए 4,71,542 पर पहुंच गई थी। लेकिन एक सच यह भी है कि कांग्रेस को हुए 2,48,281 वोटों के नुकसान में से लगभग 1,56,610 वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ले गए और बचे हुए 91,671 वोट बीजेपी और अन्य के खाते में गए थे। तो यदि कुल वोट वृद्धि की बात की जाए तो यहाँ पर 2009 की तुलना में 2014 में लगभग 2,16,872 वोट की वृद्धि हुई थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को गया था। चूंकि कांग्रेस को हुए नुकसान का बीजेपी से ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी ले गई, इस तरह मोदी की लहर का दावा यहाँ पर खोखला साबित हो जाता है, क्योंकि यदि मोदी की लहर होती तो फायदा समाजवादी को नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी को होना चाहिए था। यदि महाराजगंज में कांग्रेस को
2,48,000 से ज़्यादा वोटों का नुकसान हुआ था, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसे 1,25,230 वोटों का फायदा भी हुआ था। और इन 1,25,230 वोटों की वृद्धि के साथ वह 2,88,357 पर जा पहुंची थी। तो बीजेपी को 2009 में मिले 2,04,028 वोटों से वह करीब 84,000 वोट आगे निकल जाती है। लेकिन यह तो भला हो ईवीएम का, जो बीजेपी की इज्जत इस बार भी बचा ले जाता है। और लखनऊ में हुए कुल वोट वृद्धि में से करीब 3,57,078 वोट बीजेपी की झोली में डाल देता है, जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी 2009 में मिले 2,04,028 वोटों से आगे निकलकर 5,61,106 वोट तक पहुंच जाती है। यदि 2014 के चुनाव परिणामों की समीक्षा की जाए तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे प्रमुख विपक्षी दलों को कुछ जगहों पे फायदा हुआ है तो कुछ जगहों पे नुकसान हुआ है। कहीं उनके वोट बढ़े हैं तो कहीं उनके वोट घटे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसे एक वोट का भी कहीं नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि उसके वोट बढ़े हैं। और बढ़े भी तो ऐसे बढ़े मानो ईवीएम में कूलर का फूल पड़ गया हो। ऐसा लगता था मानो ईवीएम से कमल की बरसात हो रही हो। रायबरेली में बेशक कमल 2 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर पाया, लेकिन अमेठी में उसने राहुल गांधी पर कोई रहम नहीं दिखाया। 37,570 से सीधा 3,07,48 पर पहुंच गया। यह तो भला हो अमेठी की जनता का, जिसने राहुल गांधी की इज्जत बचा ली। ये 2014 में मोदी की लहर थी तो गोरखपुर में भाजपा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के वोट कैसे बढ़ गए। इतना ही नहीं, गोरखपुर ही नहीं, महाराजगंज और बांसगांव में भी समाजवादी पार्टी और बसपा के वोट बढ़े थे 2009 की तुलना में। दरअसल लहर मोदी की थी या नहीं थी, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि वोट परसेंट जितना बढ़े उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था। जब दूसरे दलों को बिना नुकसान पहुंचाए कोई पार्टी अपने वोटों में वृद्धि करती है तो निश्चित रूप से ये संदेह पैदा करता है। अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को जनता की शंका का समाधान करना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति कुछ चुनिंदा सीटों पर नहीं थी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार एवं देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी थी। यदि इन सवालों के जवाब 2014 में ही तलाश लिए गए होते तो आज विपक्ष को इतना जलील नहीं होना पड़ता। 2014 में अन्ना हजारे द्वारा तैयार किए गए माहौल और मीडिया के शोर शराबे के बीच भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत की समीक्षा किए बगैर उसके परिणामों को स्वीकार कर लेना विपक्ष के लिए आत्मघाती साबित हुआ। और सिर्फ विपक्ष ही क्यों, पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। और उन चुनाव परिणामों के बाद विपक्ष सीधा 2017 में जागा, 2019 में जागा, 2022 में जागा। यानी जब जब चुनाव आते गए विपक्ष जागता रहा और हार करके बार बार सोता रहा, लेकिन कभी भी विपक्ष ने उन परिणामों की समीक्षा करने की जहमत नहीं उठाई, न सोचने की जहमत उठाई, न समझने की जहमत उठाई। और विपक्ष का यही कदम न सिर्फ उसके लिए आत्मघाती साबित हुआ, बल्कि इन्होंने संपूर्ण भारतीय लोकतंत्र को संदेह के समंदर में डुबो दिया। अखिलेश हो या राहुल गांधी, प्रियंका हो या मायावती, दरअसल इन लोगों ने मीडिया के शोर शराबे को मोदी लहर मान करके भारतीय लोकतंत्र को एक अनंत अंधेरी गुफा में बेसहारा छोड़ दिया है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अनिल कुमार यादव को दीजिए विदा। जय हिंद।